रेक्टेंगुलर वेव गाइड्स ऑफ TM, TE, TEM मोड्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि रेक्टेंगुलर वेव गाइड के ऊपर आप हमें एक लेक्चर बना के दें जिसमें ये प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन भी हो। प्रॉब्लम ये है कि आपने वर्कआउट करना है सबसे पहले थ्योरी ऑफ TM मोड को, और फिर उसमें भी आपने रेक्टेंगुलर वेव गाइड को डिस्कस करना है। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है जो कि लॉन्गिट्यूनल हो। ट्रांसवर्स भी होती है, लॉन्गिट्यूनल भी होती है, बट हमने सिर्फ लॉन्गिट्यूनल इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है इन वेव गाइड। उसके बाद हमने इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करना है। तो चले इस रिक्वेस्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम किसी भी मटेरियल के अंदर या विदाउट एनी मटेरियल गाइड करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये मीडियम डिपेंडेंट वेव नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर मीडियम मिल जाए तो इसकी प्रोपगेशन की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए हम उसको गाइड करते हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर जिसमें हम अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हासिल कर सकें। तो जो इसकी थ्योरी है उसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट काइंड्स को डिस्कस करते हैं। इसकी थ्योरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब हम किसी स्ट्रक्चर के अंदर गाइड करते हैं तो हमें डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर रिजल्ट मिलता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, जैसे आपके पास कोई सर्कुलर मीडियम है, अगर वो हॉलो है या किसी और मीडियम एयर है उसके अंदर, तो आपने वेव को उस मीडियम के अंदर प्रोपगेट करना है, गाइड करना है जहाँ पर आप उसको लेके जाना चाहते हैं। इस तरह की गाइडेंस के लिए आपको डिफरेंट एलिमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। वो एलिमेंट्स हम आगे डिस्कस करते हैं। सर्कुलर के अलावा हमारे पास रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर भी होता है। हमारे पास एक रेल होती है जो रेक्टेंगुलर शेप की होती है, उसके अंदर हम वेव को गाइड करते हैं। अब ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स की बात हम कर रहे हैं वो क्या हैं? सबसे पहला एलिमेंट या काइंड TE मोड है। TE मोड से मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव है। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव आपको पता है कि चौड़ाई के रुख अगर कोई वेव चलती है तो हम उसको ट्रांसवर्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम इसका जो वेक्टर है वो E लेंगे वेव गाइड के टॉपिक के अंदर। इसके बाद TM मोड है। TM मोड से मतलब ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव है। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव में हम जो गाइडेड वेक्टर है वो H लेंगे। इस डायग्राम में आपको TE और TM मोड समझाए गए हैं। TE मोड यानी कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड जो है वो आपको इस लाइन के ऊपर रिजल्ट देगा, यानी कि जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव है वो इस तरह मूव होगी एक्स एक्सिस के अलोंग, जबकि TM मोड में यही वेव जो है वो आपको ऐसे ऊपर और नीचे नज़र आएगी, यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक मोड। तो यहाँ पर TE और TM मोड का ये मतलब है। नीचे इसकी वैल्यू लिखी है, वैल्यू हम आगे डिस्कस करते हैं। TEM मोड क्या है? TEM मोड ये ज़्यादा माने नहीं रखता किसी भी प्रोपोगेशन में। ये एक वायर है कोक्सियल, उसमें यूज़ होता है, जैसे कि केबल की वायर होती है और जो फाइबर ऑप्टिक्स की वायर है, जो इंटरनेट की वायर्स हैं, उसमें ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर जो है
उनकी पोजीशन को अपनी अपनी जगह पर रखने में मदद देता है, तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है। फीचर क्या है? आपने एक स्लाइड पहले जो डायग्राम देखी थी उसमें TE और TM के नीचे एक वैल्यू लिखी हुई थी। TE और TM के नीचे जो वैल्यू थी वो एक्चुअली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू थी, जो कि M और N की फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। M एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और N वाई एक्सिस को डिनोट करता है। तो अगर TE10 लिखा होगा तो इट मीन्स कि हमारे पास 1 वैल्यू है एक्स एक्सिस की और 0 वैल्यू है वाई एक्सिस की। डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो TEMN ये 0 या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। आप इस डायग्राम में देखें कि TE10 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखें कि सिर्फ एक आपको ये वेव नज़र आ रही है जो इस मीडियम के अंदर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर है। TE20 आप देखें कि जो वेव है उसका मोड ऑफ एक्शन बदल रहा है, यानी कि वो हाफ मीडियम के स्ट्रक्चर के अंदर है और हाफ उससे बिलो है, यानी कि आउट ऑफ द मीडियम है। जो आउट ऑफ द मीडियम है उसको हम डिस्कस नहीं करते होते। और यहाँ पर TE30 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखें कि वेव की नेचर बदल गई, यानी कि उसकी वैल्यू बदल रही है। किसी भी तरह का मोड होगा तो उसमें हमें एक फ्रीक्वेंसी की लिमिट मिलेगी। जो लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट है उससे बिलो लिमिट की फ्रीक्वेंसी को हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई सिग्नल ही रिसीव नहीं होता। लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट जो है उसको वेव गाइड में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम है हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर आपने देखा होगा, जो केबल ऑपरेटर्स हैं ज़्यादातर इनके पास ये डिवाइस होती है। जो केबल की जो नशरियात हैं अगर वो ना आ रही हों तो उनके पास ये हाई पास फिल्टर होता है जो केबल की तार से कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि केबल की तार के अंदर जो सिग्नल हैं वो रिसीव हो रहे हैं डिवाइस पर कि नहीं हो रहे। अगर तार जो है वो अंदर से रप्चर हो चुकी होगी तो फिर हाई पास फिल्टर जो है वो उसको विजुअलाइज नहीं करेगा या आपको बता देगा कि तार जो है वो ख़राब हो चुकी है, उसको चेंज किया जाए। वेव गाइड में हमारे पास सिर्फ एक सिंगल वैल्यू मोड मिलता है जो हमें सिग्नल को प्रोपगेट करता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा हमें कोई दूसरा मोड एक मोड की प्रेजेंस में नहीं मिलता। वेव गाइड की जो वॉल होती है, वो जो मटेरियल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी जो वॉल होती है वो पूरी तरह कंडक्टर बन चुकी होती है और हम उसको अगर हाथ लगाएं तो हमें करंट फील होगा, बट ये करंट की अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो हार्म करे या डैमेज करे। इसीलिए हम वेव गाइड की जो वॉल होती है उसको कहते हैं कि ये परफेक्ट कंडक्टर बन चुकी है। कुछ रूल्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। एक्सपेरिमेंट में इन रूल्स के बगैर आप रिज़ल्ट को अचीव नहीं कर सकते। सबसे पहले कि जो विड्थ होगी वेव गाइड की इंटरनल डायमेंशन की, वो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के हाफ वेवलेंथ के बराबर होगी, जिसमें हम उसकी वैल्यू को लेकर एक फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरह TE मोड में जब हमारे पास हाफ वेवलेंथ आ जाए जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो हम समझते हैं कि सिग्नल जो है
वो इंटरनल नहीं है, वो कुछ ना कुछ इंटरनल से एक्सटर्नल में कन्वर्ट हुआ है। हम अगली स्लाइड में इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे। जब ये विड्थ 1 वेवलेंथ के इक्वल आ जाए टू द लोअर फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फिर हमें वेव को गाइड करना आसान हो जाता है। हमारे लिए उस वेव को गाइड करना आसान इसलिए हो जाता है कि अब हमें उसकी वैल्यू मिल गई है। हम उस वाइब्रेशन की प्रोफाइल को रिपीट करेंगे और उस मटेरियल के अंदर वेव को गाइड करते हुए अपने टारगेट तक लेके जाएंगे। यहाँ पर आपको दोबारा वही पिक्चर जो हमने पहले देखी थी वो इसी फॉर्म में आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पर आपको हाफ इंटरनल वेवलेंथ मिल रही है टू द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हाफ आपको वेवलेंथ मिल रही है बट ये इंटरनल नहीं है, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व हो चुका है, इसलिए हम इसको लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं कहेंगे। और यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास एक पूरी वेवलेंथ मुकम्मल हो चुकी है। हाफ वहाँ से आ रही है और हाफ इस क्रस्ट से हमें मिल रही है। जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव की, वो हमें स्नेक की मूवमेंट से पता चलती है। आप इस डेजर्ट को मीन पोजीशन समझें। स्नेक जो है हमेशा इस तरह मूव करता हुआ प्रोपोगेट करता है, आगे जाता है। ये जो वेव है ये चौड़ाई के रुख आपको प्रोपोगेट होती नज़र आती है। दूसरी रियल लाइफ एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूनल की। लॉन्गिट्यूनल में हमें जो डॉल्फिन फिश है, आप इस समंदर को मीन पोजीशन माने तो आपको पता चलेगा कि ये जो डॉल्फिन है ये इस तरह पानी के अंदर और बाहर अप एंड डाउन वेव की शक्ल में प्रोपोगेट करती है, आगे आती है। यहाँ पर जो चौड़ाई वाले एलिमेंट हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसीलिए ये लंबाई वाले एलिमेंट हमें मिलते हैं प्रोपोगेशन की फॉर्म में, जिसे हम लॉन्गिट्यूनल वेव प्रोपोगेशन कहते हैं। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन रिक्वेस्ट किया गया वो रेक्टेंगुलर वेव गाइड का था। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें परमिटिविटीज़ एप्सिलॉन नॉट और डायनामिक परमिटिविटीज़ म्यू नॉट मौजूद है। 3 एक्सिस के अंदर ये हमारा बॉक्स है और रेल है। हमारे पास जो एक्स एक्सिस डायरेक्शन की वैल्यू है वो x इक्वल टू a है और y एक्सिस की तरफ हमारे पास ये वैल्यू y इक्वल टू b है। z एक्सिस की तरफ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। हम इस वेव को जो हमने इसके अंदर गाइड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास TM मोड कैलकुलेट होगा। ये टेक्निकल पॉइंट है, आप डेप्थ में पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मोड मिला है यानी कि E फॉर्म में, उसको हमने कैलकुलेट करना है और उसकी कैलकुलेशन के लिए हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन H वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे जो हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया था। लॉन्गिट्यूनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास EZ होगी और EZ से मतलब क्या है? देखें, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर खड़े हुए अगर एक चीज़ हमारी तरफ आ रही है तो उसके ये दोनों एक्सिस एब्सेंट होंगे और ये वाला एक्सिस प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम खड़े हैं यहाँ पे और हमारी तरफ एक सिग्नल आ रहा है ऐसे, तो ये दो एक्सिस हमारे एब्सेंट होंगे और ये एक्सिस हमारा प्रेजेंट होगा। यानी कि हमें एक सिंगल वैल्यू वेव मिलेगी जिसको हमने गाइड करना है। अब हमारे पास
जो मैथमेटिकल रिलेशन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो एच वेक्टर का या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मैथमेटिकल रिलेशन है। इस मैथमेटिकल रिलेशन में हमारे पास जो के सी है, सी फॉर द स्पीड, के ये फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास जब हम वेव की डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं। ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने जेड डायरेक्शन में अप्लाई करनी है। जब हम जेड डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बाकी दोनों एब्सेंट होंगे, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एब्सेंट होंगे। तो जेड ही हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स और वाई होगा। तो इसमें जो के सी है वो हमारे पास के सी स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर है और ई जेड हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 ये रिज़ल्ट देगी। इस रिज़ल्ट को हम इस इक्वेशन के अंदर अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एक सॉलिड मैनर के अंदर चेंज हो जाएगा। जो x वाला पोर्शन है वो यहाँ अटैच हो जाएगा, जो इसके साथ वाला पोर्शन है, क्योंकि हमारे पास जब हम पार्शियल से दूसरे डेरिवेटिव में आते हैं, सॉलिड डेरिवेटिव में आते हैं, d वाले डेरिवेटिव में आते हैं, तो वो एब्सेंट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। जो y है वो रहेगा, सो y यहाँ अटैच हो जाएगा और x यहाँ अटैच हो जाएगा और बाकी के सी स्क्वायर के साथ ये दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे। तो हमारे पास कुछ ये रिज़ल्ट बनेगा। इस रिज़ल्ट में हम x और y की वैल्यू को ख़त्म करने के लिए डिवाइड करेंगे x और y को दोनों तरफ, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ये आ जाएगा। इस रिज़ल्ट को हम सेपरेट करेंगे। कैसे कि हमारे पास ये रिज़ल्ट इसके साथ इक्वल टू 0 एक दफ़ा सेपरेट होगा, फिर ये रिज़ल्ट इक्वल टू प्लस के सी स्क्वायर इक्वल टू 0 अलग से सेपरेट होगा। तो जब हम ये अरेंजमेंट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। इस वैल्यू में हम के सी की जगह देखें, सी जो है मैंने कहा ये फ्रीक्वेंसी है। जब आप एक्स डायरेक्शन में खड़े हैं तो वाई और जेड डायरेक्शन एब्सेंट है, तो हम एक्स डायरेक्शन की फ्रीक्वेंसी के एक्स स्क्वायर लगाएंगे और इसी तरह वाई डायरेक्शन की फ्रीक्वेंसी के वाई लगाएंगे। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, दो इक्वेशंस आ जाएंगी, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। हमें पता है जब हम वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं या हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये दो इक्वेशन हमें मिलती हैं। इन इक्वेशन में हम जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे। मैं बार बार वही बात दोहरा रहा हूँ, व्हेन y इज़ अलाइव देन x एंड y इज़ एब्सेंट, यानी कि आपकी तरफ एक वेव आ रही है तो आपकी तरफ के अदर जो डायमेंशंस हैं वो ऑफ हो जाएंगी। सो हमारे पास ई जेड इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 एंड कैपिटल X एज वेल इक्वल टू 0, ये रिज़ल्ट आएगा हमारे पास। तो इस रिज़ल्ट को जब हम इक्वेशन नंबर 4 में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। कैसे, आप देखें हमारे पास इस x की जगह 0 आएगा तो कॉज ऑफ x जो है कॉज ऑफ 0 हो जाएगा। कॉज ऑफ 0 1 के इक्वल होता है तो सिर्फ a की वैल्यू हमारे पास आएगी, जबकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 करने से साइन 0 होगा और ये पूरा एलिमेंट जो है हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जब हम वैल्यू अप्लाई करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आएगी, जबकि हमारे पास d इक्वल टू 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों अरेंजमेंट करके दिखाए हैं। देखें हमारे पास जो x डैश है या y डैश है ये
ई जेड है एक्चुअली, क्योंकि इन दोनों में दोनों अदर जो एक्स और वाई के एलिमेंट हैं वो इक्वल टू ज़ीरो हैं। इसीलिए हमने जब इनकी वैल्यूज़ हम वापस अप्लाई करेंगे उन्हीं इक्वेशंस में, इक्वेशन नंबर 4 और 5 में, तो हमें ये दोनों रिज़ल्ट मिलेंगे, ए इक्वल टू ज़ीरो, सी इक्वल टू ज़ीरो। जब हम वापस ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन 4 और 5 में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ बी, यानी कि अगर हम यहाँ ए को ज़ीरो और सी को ज़ीरो पुट कर दें तो हमारे पास सिर्फ बी और डी की वैल्यू आएगी और वो ये होगी। ये वैल्यू हम दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक रिज़ल्ट होता है कि अगर हमारे पास साइन ऑफ एंगल है और वो इक्वल टू ज़ीरो है तो साइन किस एंगल पे ज़ीरो होता है, ये मालूम करने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर जो c था वो x में कन्वर्ट हुआ और x की जो वैल्यू a आ रही थी उस फिगर में जो हमने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले डिस्कस की थी, वहाँ पर x की वैल्यू a थी, तो वो वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा कि एक्स ए इक्वल टू एम पाई। यहाँ पर m जो है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यूज़ हैं, जबकि हमारे पास n जो है वो भी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यूज़ हैं। तो हम के एक्स इक्वल टू एम पाई ओवर ए और के वाई इक्वल टू एन पाई ओवर बी, ये दो वैल्यूज़ इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस जगह और इस जगह, तो हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। अब इस रिज़ल्ट में अगर हमारे पास अननोन बी डी हो, हम कोई भी वैल्यू लगाना चाहें m और n की, और हमारे पास m और n की वैल्यू यहाँ पर भी लगें, a की वैल्यू भी हमें मालूम हो, b की वैल्यू भी मालूम हो, तो हम उस वेव गाइडेंस की लॉन्गिट्यूडनल वेव को मालूम कर सकते हैं। ये हमारा पहला पोर्शन था क्वेश्चन का। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हम के सी स्क्वायर की वैल्यू यूज़ करेंगे। मैंने इस मैथमेटिकल रिलेशन को शुरू करने से पहले ही आपको बताया था कि के एक्चुअली क्या है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी जिसकी वैल्यू हमारे पास ये है, और के एक्स और के वाई की वैल्यू हमने अभी मालूम की, वो ये वैल्यूज़ थी। अब हम दोनों तरफ रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से स्केयर ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू आएगी और यहाँ पर स्केयर रूट आ जाएगी। फिर उसके बाद हम इस वैल्यू को शिफ्ट करेंगे इक्वल के साइन के उस तरफ, तो हमारे पास जो लेटेस्ट रिज़ल्ट होगा वो ये होगा। अब हमारे पास जो कंडीशन है हम उस कंडीशन को इस्तेमाल करें। आप इसको अपनी मर्ज़ी से E10 भी लगा सकते हैं, E11 भी लगा सकते हैं, E22 भी लगा सकते हैं, बट फॉर सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पर E इक्वल टू 1 यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू भी हमारे पास 1 है और वाई एक्सिस की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। ये दोनों वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। यहाँ से पाई जो है, ये वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद देखें हमारे पास ये जो ओमेगा सी है ये एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारे पास अगर एक वेव है तो वो वेव यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कट हो रही होती है और मुख्तलिफ फेज़ बना रही होती है, इसीलिए हम उसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ये जो फेज़ है ये लीनियर फेज़ बन रहा होता है, इसलिए फिर हम एफ यूज़ करते हैं ओमेगा की जगह। सम जगहों पे सेंसिटिव मैटर्स के अंदर हम ओमेगा ही रखते हैं इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे 2 पाई से, क्योंकि फेज़ हमारे पास मुकम्मल होता है 2 पाई के ऊपर। 2 पाई के ऊपर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। m और n की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद
फिर उसके बाद हम पाई की वैल्यू भी बाहर निकालेंगे और नीचे वाली वैल्यू को उससे कट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 1/ε0 म्यू नॉट इक्वल टू सी है, तो हम इसकी जगह सी लगा देंगे। और आफ्टर दैट हमारे पास जब हम पाई को बाहर निकालेंगे कैंसिलेशन के बाद ये रिज़ल्ट आएगा। ये है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस लेक्चर से रिलेटेड फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।